अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त का सामना है। पीटीआई पेशावर शहर में भी कामयाब नहीं हो सकी और मेयर की निशिस्त उसके हाथ से तकरीबन जा चुकी है। क्या हुकूमत के हारने की वजह महंगाई और आपस के इख्तलाफात हैं या पीटीआई वाकई अपनी मकबूलियत खो रही है? यह तहरीक इंसाफ के सामने इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। अहम बात यह है कि पेशावर, मर्दान, बनू और कोहाट में मेयर के लिए पीटीआई का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका है। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी के हिमायतुल्लाह मयार और कोहाट में JUIF के शेर जमा मेयर का इंतखाब जीत गए हैं। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि मर्दान में ANP पहले और JUIF दूसरे नंबर पर है और कोहाट में JUI पहले और आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। यानी दोनों इजला में तहरीक इंसाफ दूसरी पोजीशन पर भी नहीं आ सकी है। बनू में मेयर के लिए JUI के उम्मीदवार इरफानुल्लाह दुरानी ने PTI पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर रखी है, जबकि सूबाईदारुल हुकूमत पेशावर में मेयर के सबसे बड़े मुकाबले में JUI के जुबैर अली ने PTI के खिलाफ फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली है। पेशावर शहर से 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था और कौमी असम्बली की तमाम 5 की 5, जबकि सूबाई असम्बली की 13 में से 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। मर्दान से कौमी असम्बली की 3 में से 2 और सूबाई असम्बली की 8 में से 6 नशिस्तें हासिल की थी। बनू से कौमी असम्बली की वाहिद नशिस्त तहरीक इंसाफ ने जीती थी। सूबाई असम्बली की 4 में से 2 नशिस्तें जीती थी। कोहाट से भी कौमी असम्बली की नशिस्त PTI ने जीती थी, मगर अब तकरीबन 3.25 साल बाद इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात में बुरी सूरत हाल नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा आतिफ खान और शौकत यूसुफजई शिकस्त की वजह महंगाई को करार दे रहे हैं। सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जी करप्शन हो रही है या इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा इस हुकूमत के ऊपर। महंगाई है, बिल्कुल है, और हम पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही एक वजह है, और मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे पर पैसे चलने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने आज खुलकर कहा कि उनके हल्के में PTI के उम्मीदवारों को शिकस्त इसलिए हुई क्योंकि उन्हीं की पार्टी के MNA नूर आलम खान और MP अरबाब वसीम मुखालफिन की हिमायत कर रहे थे। महमूद जान ने कहा कि जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुए और जिन्हें बल्ले ने इज्जत दी है वो कुछ रुपयों की खातिर बिक गए। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था, तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए, अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेट कर। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अच्छी नहीं नजर आ रही है, खासतौर पर पेशावर में जहां तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया था। इन बल्दियाती नताइज पर तहरीक इंसाफ के आपस में इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वही इस वक्त हमारे साथ MNA मौजूद हैं नूर आलम खान साहब। नूर आलम खान साहब, बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मगर पार्टी एक दूसरे पर पैसों का इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गई है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, महंगाई, कारकर्दगी, सब पर पार्टी के अंदर से ही सारी तनकीद शुरू हो गई है। डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि एक तो ब्रदर इन लॉ हैं जिनको आपने सपोर्ट कर दिया आगे से, दूसरा वो पैसे चलने की भी बात कर रहे हैं कि बल्ले ने आपको इज्जत दी और चंद रुपए और मकासद के लिए बिक गए। बात यह है, अगर ये साहब जो भी कि वो कहते हैं मैंने पैसे या उस चीज के लिए किया है, तो ये बहुत अफसोसनाक है। ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। रिश्ते अपनी जगह पे होते हैं, वोट अलग होता है। वोट अगर इनको नहीं मिला, मुझे बताएं महमूद जान साहब, अगर डिप्टी स्पीकर साहब अपना गांव हारे हैं, अपना यूनियन काउंसिल हारे हैं, वो मेरी वजह से हारे हैं। दूसरी बात ये जो पेशावर या और थ्रू आउट हारे हैं तो वो मेरी वजह से हारे। हाँ, ये है। आप हारते क्यों हैं? आप इसलिए हारते हैं कि आपने वादा, हमें जब लोगों ने वोट दिया था तो आटा सस्ता, चीनी सस्ती, बिजली सस्ती, गैस सस्ता, इसके लिए दिया था। नौकरियां, अगर हम गरीब बंदे को उसको आटा, चीनी, घी, तो उसको दवाइयां नहीं मिलेंगी और वो महंगी हो जाएंगी तो वो कैसे फिर रहेगा? तो अगर अवाम ने, देखें ये अवाम की राय है, कल आज मैं अगर सर्व नहीं कर सकूंगा, मेरा इखलाक अच्छा नहीं होगा, मैं अवाम को भूल जाऊंगा, असेंबली में जाकर बैठकर मैं उनके लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, कल वो मुझे वोट नहीं देंगे तो क्या मैं ये कहूंगा कि मुझे फलाने ने और फलाने ने हराया? नहीं जनाब।
वैसे मगर गैर मुतवक्का है ना, खैबर पख्तूनख्वा में ज़रा शिकायतें महंगाई की ये सब आती रहती है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हारे, पेशावर जिसमें ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया था 2018 के इलेक्शन में, वहाँ इतना बड़ा सेटबैक हो कि मेयर का इलेक्शन हारती नजर आए, तो ये अनएक्सपेक्टेड तो है। देखिए, लोगों ने महंगाई के खिलाफ और लोड शेडिंग के खिलाफ, यहाँ पे बिजली नहीं होती है, यहाँ पे मैं चीखे मारता था कि इनको बिजली दे दें, ये परवाह नहीं करते थे, कोई वजीर परवाह नहीं करता था, कोई किसी के पास, सबके पास मैं गया हूँ, अल्लाह का नाम हक है कि किसी ने परवाह नहीं की कि बिजली नहीं है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, नौकरी नहीं है। वैसे अब अगर हुकूमत दावा करती है ना कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर किया है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हमसे खुश हैं, इसलिए उन्होंने हमें दूसरी दफ़ा इलेक्ट किया है, वज़ीर आज़म जाते हैं वहाँ जलसे करते हैं, जलसे भी बहुत बड़े होते हैं, तो और क्या क्राइटेरिया है अवाम के खुश होने का? 2/3 मेजॉरिटी दी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शन में। सर बात यह है, उन्होंने तो पहले वो 2/3 मेजॉरिटी दी थी, लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी मैं सिटिंग एमएनए हूं, मेरी जमीनें जाली कागजात पे ट्रांसफर होती हैं, इसी खैबर पुख्तूनख्वा में, इसी पेशावर में। मुझे बताएं, आप एक यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपको पता नहीं, बेसिकली कोई साफ बात कर नहीं सकता, सब डरते हैं क्योंकि फिर उनके पीछे कोई ना कोई चीज लग जाती है। वैसे मगर पार्टी क्रेडिट लेती है ना बहुत सारी चीज़ों का, हेल्थ कार्ड का। 2018 में तो पेशावर बीआरटी बना भी नहीं था, बन गया, तो डिलीवरी में और कहाँ लैग कर रही है पार्टी? देखें, डिलीवरी में ये जो आप असल में इमरान खान साहब या उनके जो हमारे लीडर हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, वो सारे खाली सब अच्छा है का रिपोर्ट दे रहे हैं। सब अच्छा है रिपोर्ट इज नॉट राइट जी। मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं, फिर भी कहूंगा कि आप सब अच्छा नहीं है। अगर आप करप्शन के खिलाफ हैं, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द जो भी करप्ट होते हैं उनको आप हटाएं। आप इनको पहले देखें कि वो बंदा जो ये पहले एमएनए बनने से पहले क्या था, एमएनए बनने के बाद क्या है, इस बंदे ने शुगर मिल कैसे खरीदी है, दूसरी इसने अपना बिजनेस कैसे और ज्यादा किया है, ये जरा मालूमात करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं, आप आंखें बंद करेंगे और आप ये सोचेंगे कि ऐसे ही चलता रहे, तो ऐसे नहीं चलता। अवाम इन चीजों से, कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी, किसी तरह भी, मतलब मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टी अगर आप पाकिस्तान की अवाम के साथ धोखा या झूठ बोले, वो एक ही इलेक्शन कर लेगी, दूसरे तीसरे में वो दे विल बी थ्रोन आउट। सो इट्स वेरी सिंपल। वैसे मगर पार्टी इस बात का तो क्रेडिट ले रही है कि जी हाँ महंगाई है, मगर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। ऑलमोस्ट ये क्रेडिट ले रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंस का इल्ज़ाम हम पे हो तो हो, मगर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो करप्शन ना होने की तो पार्टी कह रही है कि हम करप्ट नहीं है, महंगाई ज़रूर है। करप्शन कौन कहता है कि नहीं है जी? मैं कहाँ पे पैसे नहीं लिया जाता? मैं सिटिंग एमएनए, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी जमीनों पे कब्जे और जाली कागजात से जमीनें ट्रांसफर हो रही हैं। मेरी बेगम और मेरी उसकी आप कौन से लिहाज से सर? मैं अगर एक एमएनए ये बात करते हैं तो और अगर कोई कहता है मैं सबूत के साथ मैं उनको बात करता हूँ। मैं कोई जबानी जो मैं खर्च वाली बातें नहीं करता, मैं इल्जाम नहीं, मेरी पार्टी है, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैंने उनको हर चीज में वोट भी दिया है। लेकिन अगर कोई चीज है अवाम के लिए बात करना मेरा हक है, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ। आई एम नॉट अ टेक्नोक्रेट जो कहेगा कि जी सही है। ये जरा इमरान खान साहब को अब भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने वज़रा की, आप अपने उसका वो देखें कि इन्होंने पहले क्या थे, अब क्या हैं और फिर क्या होंगे, इन्होंने कैसे बनाया, क्या चीज है। एक बंदे ने जैकेट कैसे पहनी, उसने गाड़ी से लैंड क्रूजर में कैसे हुआ, एक लैंड क्रूजर से जहाज में कैसे हुआ, वो सारा देखें। अगर एक बंदे का एक शुगर मिल है, उसने दूसरा शुगर मिल कैसे बनाया। अगर उसका एक घर था, उसने अगर 2 या 4 घर या 6 विलास बनाए, वो कैसे बनाए। मतलब अगर भी एक सेकंड फेज भी होना है, आपको लगता है कि पार्टी की पोजीशन जेन्युइनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर जो मसाइल थे कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा हो गया, ये भी पार्टी के लोग कह रहे हैं, टिकटिंग के मसाइल आए इसलिए पार्टी हार गई है? देखें, इनके कैंडिडेट शाहजेब भाई, इन्होंने कैंडिडेट ना तो एमएनए से पूछा है ना वर्कर से पूछा होगा शायद, लेकिन वर्करों ने फिर भी इनको वोट दिया है। पीटीआई के वर्करों ने वोट दिया, जो इनके वोट था वो इनको मिला। जो स्विंग वोट होता है वो इनको नहीं मिला, वो दूसरा तरफ चला जाता है, क्योंकि जब आप डिलीवर नहीं करते तो वो स्विंग वोट आपसे दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये बात है मेरे भाई। खाली जहां तक टिकटों की है, इन्होंने टिकटों में किसी से पूछा नहीं है, तो कैसे वो आप अपने फैमिलीज और उसमें अगर देंगे तो फिर तो ऐसे ही होगा।
सब ज़ाहिर बड़ी चार्जशीट है आपकी तरफ से अपनी पार्टी पर, चाहे वो करप्शन का मामला हो, फैमिली के अंदर टिकट देने का मामला हो, कारकर्दगी का मामला हो, आप सब पर सवाल उठा रहे हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा फेज़ बाकी है, फिर जनरल इलेक्शन 2023 हैं। आप उम्मीद करते हैं कि पार्टी रिकवर कर सकती है अगर यहाँ से डिलीवर करे, या आपको अब उम्मीद कम है? आपको चाहिए होगा कि आप आटा सस्ता करेंगे, घी सस्ता करेंगे, दवाइयां सस्ता करेंगे, आप बिजली महंगी नहीं करेंगे, बिजली प्रोवाइड करेंगे, गैस होगी। जब गैस नहीं होगी, मेरे भाई मुझे बताएं, हम पहले गैस मिलती थी, अब गैस नहीं होती, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं आवाम के पास जाता हूं, वो कहते हैं खान साहब मेरी महंगाई का तो कुछ करे ना, मैं क्या करूं? मैं कहां से आटा चीनी बराबर करूं? मुझे 105 और 110 का चीनी मिलता है। जो यूरिया का वो है बैग, मुझे 9200 9200 का मिलता है। अब हर एक तो कार्ड नहीं वो कर सकता, क्यू में तो नहीं खड़ा हो सकता। 800,000 रुपए वो रोजाना मजदूरी करते हैं, वो कहाँ पे वो लाइनों में खड़े हो जाए? साहब मगर ज़रा ये जो गैस की लोड शेडिंग है, वफाकी वजीर हम्माद अज़हर साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि दिन में कम से कम 3 दफ़ा गैस मिलेगी, वो नहीं मिल रही है आपको। आपने गर्मियों में लोड शेडिंग का मसला भी उठाया था, हालांकि वो कहते थे कि ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर गई है नून लीग, तो आपका लोड शेडिंग का मसला भी नहीं हल हुआ था? नहीं जी, बाकायदा लोड शेडिंग होती रही है, और अभी भी गैस का जी यहाँ पे लोग चाय के लिए तरसते हैं। सुबह हमारे यहाँ पे तो रिलीजियस लोग होते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो सुबह जब ताजुद के लिए उठते हैं उनका पानी गर्म नहीं होता। तो फिर मुझे बताएं कितने इश्यूज होते हैं सर। ये इनको इतने प्रॉब्लम्स है कि आप सोच नहीं सकते, तो ये इनके मुताबिक सोचना पड़ता है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। देखें, आप ऐसे नहीं होता ना कि हम खाली वोट मैं एमएनए बन गया, मैं वहां पे कुर्सी में ठंडी हॉल में बैठ गया और उसको एंजॉय करूं। नहीं सर, आई हैव टू रेज द वॉइस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उसके लिए मुझे कोई भी परवाह नहीं है। जो भी है, ये सीटें वीटें आनी जानी चीजें होती है, असल चीज है पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम। मतलब अगर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम आपकी जमात को, तहरीक इंसाफ को वोट ना दें क्योंकि उनको लगता है कम डिलीवर किया है और तवक्कात के मुताबिक डिलीवर नहीं किया या बुरा डिलीवर किया, तो बाकियों का माजी भी तो वो आजमा चुके हैं। तहरीक इंसाफ को एक मरतबा नहीं 2 दफ़ा ज़ाहिर है भरोसा किया है, बाकी तो किसी पर एक के बाद दूसरी दफ़ा भरोसा भी नहीं किया उन्होंने। आप एक मरतबा बंदे को धोखा कर सकते हैं, 2 मरतबा, तीसरी मरतबा आपको वो रिजेक्ट कर देंगे लोग। तो इसलिए यू हैव टू डिलीवर। अगर आपने डिलीवर किया तो यही वर्कर आपके लिए जिंदाबाद की नारे लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो सर आई एम सॉरी, आप फिर आप कभी नूर आलम को ब्लेम करेंगे, कभी शाहजेब खानजादा को ब्लेम करेंगे, कभी आप किसी और को ब्लेम करेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन को। असल चीज में जो ब्लेम करने वाली होंगे वो आप होंगे, क्योंकि आप हुकूमत हैं, आप ही पॉलिसीज को बनाते हैं, आप ही ने हर चीज कर रहे हैं। अगर गैस का बहरान है, आपने गैस पहले लेना था। अगर बिजली का बहरान है, आपने बिजली प्रोवाइड करनी थी। अगर आप वो पॉलिसी आपकी नाकाम हो तो उसमें भी बंदे को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसने फलाने बंदे को गाली अच्छी दी तो वो बस अच्छा है। मेरे मुताबिक जो बंदा अवाम को अच्छा डिलीवर करेगा वो अच्छा है, ये नहीं कि जो गाली दूसरे को अच्छा दे या जवाब दे वो अच्छा है जी। तो उसको मेरे ख्याल में वन शुड नॉट गो आफ्टर देम जी। बहुत शुक्रिया खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मगर अगर तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो रही है तो क्या वजह है कि JUIF को कामयाबी इस वक्त मिल रही है पेशावर में? क्या इस वक्त वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत एक्टिव रहे PDM में, क्योंकि माजी में JUIF ने कौन सा डिलीवर किया है हम बात करेंगे। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, ज़ाहिर है खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से ये सारे के सारे मामलात हो गए। कोई कह रहा है कि तहरीक इंसाफ से लड़ रही थी, कोई टिकट के मसाइल पर बात कर रहा है, ओवरऑल कारकर्दगी पर भी बात कर रहा है। तहरीक इंसाफ हार गई समझ में आता है, इसकी भी वजह आप बताइएगा आपकी नज़र में क्या है। मगर मौलाना फजलुर रहमान कम बैक करें, वो भी पेशावर में इतना बड़ा कम बैक करें, ये क्या PDM में इतना ज़्यादा मुतहर्रिक होने की वजह से उन्हें फ़ायदा हो गया? देखिए, खुद मौलाना फजलुर रहमान का कम बैक और तवक्को से ज़्यादा कम बैक, ये भी इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ हार गई है और तहरीक इंसाफ से लोग नाला हो गए हैं। क्योंकि पिछले 3 सालों में रियल टर्म में अगर किसी ने अपोजिशन की है PTI की तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे थे। अब देखिए, अवामी नेशनल पार्टी जिससे बड़ी तवक्कुआत थी वो उतनी कम बैक नहीं कर सकी। उसकी वजह ये है कि अपोजिशन करने में पीपल्स पार्टी की तरह वो भी थोड़ा सा डामाडोल रही। तो मेरे ख्याल में तो असल में PTI की शिकस्त है, लोगों का उनसे नाला होना है, उनकी बैड गवर्नेंस है।
और लोग तो सिर्फ महंगाई का जिक्र करते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन बदइंतज़ामी भी है, एट ए टाइम कई वज़राए आला भी है, और करप्शन के संगीन वाक़यात और इल्ज़ामात भी हैं। मगर साफ़ी साहब 2018 में पेशावर में जीती है तहरीक इंसाफ, तकरीबन क्लीन स्वीप किया है और खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजॉरिटी ली है। अब उस वक्त ना पेशावर बीआरटी थी ना हेल्थ कार्ड पूरे सूबे में था। अब हेल्थ कार्ड भी पूरे सूबे में, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें बड़ा वोट मिलेगा और इसलिए पंजाब में लेकर आए हैं। पेशावर बीआरटी भी बन गई, तो ये तो गुज़िश्ता किसी हुकूमत ने इतना काम नहीं किया था, तो उसके बावजूद क्या वजह हुई कि पब्लिक इतनी मायूस हुई? लेकिन पिछली मरतबा भी उनको इसका फ़ायदा हुआ था जो मीडिया के रुझानात है, और अब भी उनको होता है, क्योंकि मीडिया का मसला ये है कि वो बड़े सिटीज़ पे कंसंट्रेट करती है या फिर वो पंजाब पे कंसंट्रेट कर रही है। अब आप हर हवाले से देखें, पंजाब में तो लोग उस्मान बुज़दार का जिक्र करते हैं, लेकिन इसका जिक्र मीडिया में नहीं होता कि खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा मैंने गिन लिए थे कि 10 वज़राए आला हैं, गवर्नर अलग से हैं, शाहराम अलग से था, फिर आतिफ खान अलग से था, इधर से आज़म खान साहब ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए अलग से बतौर वज़ीर आला चला रहे हैं, असद कैसर साहब की अपनी हैसियत है। तो वो अब पिछले दौर में भी देखिए एक झूठ बोला जा रहा था कि इतने हज़ार लोग वो सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। मैं चैलेंज करता रहा कि कोई एक बच्चा मुझे दिखाया जाए, लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना उसको कवर किया और ना उसको मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया। इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी, ये अगर कोई उसकी गहराई में जाए तो वो बहुत बड़ा फ्रॉड लोगों के सामने आ जाएगा। अभी आप देखें कि ट्राइबल एरियाज़ के मर्जर के बाद वहाँ के लिए कई करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे लोगों की अवेयरनेस के लिए। वो सारी की सारी मैं कुछ दिनों में उसकी तफसीलात शवाहिद के साथ ला रहा हूँ। वो पीटीआई के ट्रोलिंग के लिए लोगों को दिए गए हैं और उसका कोई जिक्र नहीं है मीडिया में। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था। जो सेकंड होगा फेज इसका, उसमें कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम कम बैक करेंगे, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, और सेकंड फेज में वो जो केपी में ही हो रहा है उसमें हम जीतेंगे। आपको लगता है कि इस वक्त पल्स है वो क्या नजर आ रही है आपको? देखिए ये पल्स खुद उनको भी अंदाज़ा था शाहजेब, इसलिए वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही थी पीटीआई मुसलसल। 2019 में ये इंतखाबात होने थे, वो अभी तक इसको लटकाते रहे। ये अब भी उनकी हुकूमत ने नहीं किया है, बल्कि ये कोर्ट के आर्डर पे उनको इंतखाबात कराने पड़े। फिर जब कोर्ट के आर्डर की वजह से मजबूरी हो गई तो उसके बाद ये लोग गए हाई कोर्ट में, गैर जमाती बुनियादों पे इन्होंने फैसला किया। उसके खिलाफ अपोजिशन जमातें गई हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट ने जमाती बुनियादों पे कराने का हुक्म दिया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए उसके खिलाफ अपील के लिए, लेकिन वहाँ से भी सुनवाई नहीं हुई। तो इनको खुद भी अपनी औकात मालूम थी। दूसरा, असल में जो 2018 में भी अगर वाकई वो इंतखाब जेन्युइन था और अगर वाकई उन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनको वोट मिले थे तो फिर तो परवेज़ खटक साहब को बहुत नवाजना चाहिए था ना। तो इमरान खान साहब ने तो फिर उसको वज़ीर आला नहीं बनाया और उसको कुड्डे लाइन लगा दिया। तो ये इमरान खान साहब भी जानते थे कि जो रिज़ल्ट है वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे 2018 का भी नहीं था। बहुत शुक्रिया सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया है, उस बयान के बहुत चर्चे हो रहे हैं। किसने उनसे रब्ता किया है, किसने उनसे कहा है हुकूमत के हवाले से, बात करेंगे ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कहती रही है कि हुकूमत को इन हाउस तब्दीली के जरिए घर भेजा जाए और इस तब्दीली का आगाज़ पंजाब असेंबली से हो, मगर अपोजिशन की दीगर जमातें खासतौर पर नून लीग पीपल्स पार्टी से मुत्तफिक नहीं है और उनका यह मौक़िफ़ रहा है कि जब तक हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रहेगी इन हाउस तब्दीली नहीं हो सकेगी। मगर अब जहां नून लीग इन हाउस चेंज का इशारा दे रही है तो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज नवाबशाह में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आकर हमारी मदद करें, कोई हम तरीका बनाएं, फार्मूला बनाएं। मैंने कहा कोई फार्मूला नहीं, तुमने ये फार्मूले बनाकर मुल्क का खाना खराब कर दिया है। जवाब यह है कि इनकी छुट्टी करो, फिर करो हमसे बात। मैंने असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है चीजों का मुरब्बा, मगर ये चलेगा। और अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं।
मैंने कहा सर फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना कर उनका तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है, करो छुट्टी, फिर करो उनसे बात। दोस्तों की ये सोच, इतनी छोटी सोचें इनकी। पावर पावर पावर, जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पार्लियामेंट को ट्रांसफर। हमारी तारीख से, हमारे फॉल्ट लाइन से, पाकिस्तान के मसलों से सिर्फ आप और मैं वाकिफ हैं। कोई तीसरा कहां से भी आ जाए, कैसा भी होशियार हो, आइंस्टाइन दोबारा कब्र से निकल के आ जाए, वो हमारे मसले हल नहीं कर सकता, उसको पता नहीं है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, ये कौन है जो ज़रदारी साहब से कह रहा है कि आएँ मदद करें, कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं? उन्होंने जवाब दिया कि कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूलों से ये हाल हो गया है। बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर हम अगर कह रहे हैं कि कोई लाने वाला है, कोई सेलेक्टर है, कोई फला है, तो ये कोई तारीखी हकीकत है हमारे मुल्क की। लेकिन पीपल्स पार्टी जब भी बात करती है, पीपल्स पार्टी गलत किए हुए को अंडू करने की बात जरूर करती है। वो हमने मार्शल लॉ को भी की, वो हमने मुशर्रफ गवर्नमेंट को भी की, वो हम इस गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, बाकी दोस्त भी, सारी जमातें भी कह रही हैं, और हम कह रहे हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए। तो हम स्टेट इंस्टीट्यूशन से ही कहते हैं, यकीनन इसमें इलेक्शन कमीशन भी है, हमारी अदलिया भी है, बाकी लोग भी हैं। लेकिन फिर अपने दोस्तों से भी गिला, सियासी दोस्तों से गिले भी हैं कि जनाब आप सिर्फ पार की बात कर रहे हैं और पार शेयरिंग का कोई फार्मूला नहीं है। पार में अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो हम हाजिर हैं। अगर कोई और जमात आगे लग के तो अदम एतमाद की तरफ नहीं चलती तो हम हाजिर हैं। हम ये जिम्मेदारी इससे पहले भी निभा चुके। मुश्किल तरीन हालात है इस वक्त, लेकिन आज भी हम अपने दोस्तों मगर कायरा साहब, इस वक्त एक जनरल तासुर तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अप्रोच किया गया है मुख्तलिफ मामलात में, और फिर अब अगर जरदारी साहब भी तकरीर कर रहे हैं तो जो मामलात आप जानते होंगे बतौर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आपको अप्रोच किया गया है इस हुकूमत की मदद करने के लिए? कोई ऐसा फार्मूला बनाया जाए या फिर इस हुकूमत को घर भेजकर कोई और फार्मूले के लिए, किस चीज़ के लिए अप्रोच किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी को अप्रोच किया गया है इस पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा कोई इशू होगा उस पर यकीनन एक पार्टी के अंदर मुबाहिसा होगा, बहस होगी, कोई भी इशू होगा तो। लेकिन एक बात जमा खातर रखिए कि पीपल्स पार्टी कभी भी किसी गैर आईनी, किसी गैर कानूनी तरीकाकार को ना सपोर्ट करती थी, ना सपोर्ट करेगी। ये बात तयशुदा है। हमारी पीपल्स पार्टी ये क्यों कहेगी कि इन्हें पहले घर भेजो फिर करो हमसे बात? घर भेजो से मुराद तो ये है ना जी कि हम क्या कह रहे हैं, मुस्लिम लीग क्या कह रही है। मुस्लिम लीग रोज आपके प्रोग्रामों में बैठ के कहती है ना कि इनसे आज की गवर्नमेंट से अगर हाथ पीछे कर लिया जाए तो ये गवर्नमेंट गिर जाती है दूसरे दिन। तो किसको कह रहे हैं आप? रोज सवाल करते हैं किसको कह रहे हैं? जो बाज़ औक़ात हम अपने भरम की खातर, अपने कौमी मफाद की खातर, अपने कुछ इदारों का नाम नहीं लेते, लेकिन फिर भी पता तो होता है। यानी कि ये नहीं कह रहे हैं कि इनके इत्तेहादियों को बोलो अगर हम इन हाउस चेंज के लिए जाएं तो फिर हमारा साथ दें, इस हुकूमत से पीछे हट जाएं और फिर हम इस हुकूमत को गिरा दें? यकीनन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि इत्तेहादियों को साथ मिलाया जाए। इनकी जमात के अंदर वो लोग जो इस हुकूमत से तंग है उनको साथ मिलाया जाए, तभी अदम एतमाद होगी। उनसे राब्ते तो करेंगे, लेकिन शाहजीब साहब वो मरहला लाने से पहले अपोजिशन की जमातों में यकसुई होना और इस नुक्ता नजर पे कि हाँ हम अदम एतमाद के जरिए कोई तब्दीली लाएंगे, इसकी तरफ चलने की भी एक जरूरत है। मगर कायर साहब दो तरीके हैं ना, एक तो ये कि इदारों से ये कहा जाए कि जी आप बचाने नहीं आएंगे और पीछे हट जाएंगे, या फिर इदारों से ये कहा जाए कि इन्हें गिराने में आप हमारा साथ देंगे और इत्तेहादियों से कहेंगे कि वो हमारे साथ खड़े हो जाए और हुकूमत को गिराया जाए। तो एग्जैक्टली क्या कॉन्वर्सेशन जो वो फरमा रहे हैं? जो पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं, किसी इदारे को ना ये कहना चाहिए ना कहेंगे कि आप हमारा साथ दो, बिल्कुल नहीं, ना उनको साथ देना चाहिए। हम ये कहेंगे कि आप अपना रोल प्ले करें और पॉलिटिक्स को अपना रोल प्ले करने दें। जब वो जो मदाखलत खत्म होगी तो ऑटोमेटिक आप पॉलिटिकल अमल को सपोर्ट कर रहे होंगे, जो करना चाहिए। पॉलिटिकल अमल रुकने से ही मुल्क को नुकसान हो रहा है ना। तो अगर कोई इदारा किसी जगह, कोई लोग किसी जगह किसी को सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को, वो पीछे हटे अपनी आईनी जिम्मेदारी की तरफ जाए तो यकीनन वैसे ही पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ये हुकूमत चली जाएगी। कैसा उसके आपको इस वक्त आसार नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि ऐसा हुआ है?
शाहजेब साहब, मैं बड़ा वाज़ेह इस पब्लिक क्लियर हूं कि अगर हमारे दोस्त मान जाते और उस वक्त पीडीएम में जब हम सब इकट्ठे थे और सेनेट का इलेक्शन हुआ था, अगर उस वक्त हमारे साथी इस पे एग्री कर जाते कि हम फौरी तौर पे अदम एतमाद की तरफ जाते, तो पंजाब हुकूमत के अदम एतमाद करना कोई मसला नहीं था। उस वक्त बिल्कुल तैयारियां थी, लोग हमारे साथ राब्ते कर रहे थे। आप जानते हैं कि टाइमिंग बड़ा मैटर करती है, और पंजाब गवर्नमेंट गिर जाती तो फेडरल गवर्नमेंट अपने आप डिसॉल्व हो जाती। साहब, उस वक्त न्यूट्रलिटी थी क्या? क्योंकि आपके इत्तेहादियों को यह मसला था कि जी न्यूट्रलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं गिरा पाएंगे। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज आपको वो सिनेरियो लग रहा है कि जिसकी वजह से आप ज्यादा कन्विंस्ड है कि अब ये कर सकते हैं हम काम, क्योंकि नून लीग भी सॉफ्ट हो रही है इस मामले में। अगर हम ये नहीं करेंगे, पहली बात तो यह है कि न्यूट्रलिटी अगर नहीं थी तो उसको मजीद एक्सपोज करना चाहिए, ताकि जो न्यूट्रल नहीं है, जो फोर्सेस किसी जगह पे बैठ के सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर अवाम का आए, अवामी दबाव आए और वो पीछे हटे। अदरवाइज अपोजिशन क्या बैठ के सिर्फ बातें करती रहेगी? क्या वो उन फोर्सेस को चेक नहीं देगी? क्या उनको किसी जगह आप रोकेंगे नहीं? और रोकने का तरीका क्या है? कोई मुसल्लह जद्दोजहद तो नहीं है ना, ये सियासी जद्दोजहद है। और सियासी जद्दोजहद में आप ये इक़दाम उठाते हैं, आप कामयाब हो तो आप कामयाब, नहीं हो तो उनको एक्सपोज करके उनके खिलाफ अवामी दबाव खड़ा करें तो आप कामयाब। यही कामयाबी की दलील है, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो कैसा भी तासुर गलत है कि पीपल्स पार्टी की कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर कुछ ना कुछ बात बन गई है। मेरी दानिश में तो ऐसा कुछ नहीं है जी, मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शाहजेब साहब, हमारे मुल्क के अंदर आप जानते हैं ना, हमारे खारजा पॉलिसी के इशू हो, दाखिला पॉलिसी के इशू हो, जो काम हुकूमत वक्त ने करने होते हैं वो आज की हुकूमत करने से कासर है, और हमारे इदारों को वो काम करने पड़ते हैं जो सियासी नौइयत के हैं। उसमें सियासी जमातों को दावत भी दी जाती है, वो कश्मीर का इशू हो, वो अफगानिस्तान का इशू हो, वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी का इशू हो। बल्कि अब तो इस हद तक है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, हमारे वफाक के इश्यूज हैं, उनके ऊपर भी बातें जो है वो उन फोरम्स पे होती हैं जो गवर्नमेंट लेड होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, तो उसके नतीजे में यकीनन, और हमारे मुल्क के अंदर जो पार है वो पॉलिटिकल पार सियासी जमातों के पास मुकम्मल तौर पर रहती नहीं है। ये जो पावर शेयरिंग हो रही है, यही अजाब है। पावर शेयरिंग नहीं हो सकती, इधर पॉलिटिकल पार्टीज को पावर हो और वो गवर्नमेंट चलाएं, या अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता तो है ही नहीं। और सबसे मुझे ये बताएगा कि एक एतमाद है जो कि ज़ाहिर मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज़ में नून लीग की तरफ से दिखाया गया है, आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी है, या फिर उसमें आप भी उसके आसार देख रहे हैं कि मार्च में उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, उससे पहले वो कहते हैं हुकूमत गिर जाएगी? अब अगर सियासी बयानबाजी है, उसके आसार कोई नजर आते हैं आपको? देखिए, अगर मुस्लिम लीग इस बात पे शाहजेब साहब आज भी बिल्कुल तैयार हो जाए, इरादा बांध ले, बिल्कुल वो पीपल्स पार्टी को जिच ना करे, पीपल्स पार्टी उन्हें जिच करने की कोशिश ना करे, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ थे, तो कोई वजह नहीं है। हम इकट्ठे होके अगर काम करें, एक नीति के साथ कोशिश करें, तो आज भी यानी इस दबाव में, अब देखिए ना, केपीके में इलेक्शन हुआ है, लोकल बॉडीज का पहला फेज जो हुआ है, उस फेज में ठीक है अपोजिशन की जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI जीती है, कुछ मुस्लिम ANP जीती है, कुछ मुस्लिम लीग, कुछ पीपल्स पार्टी, लेकिन गवर्नमेंट को, और इंडिपेंडेंट जीते हैं, गवर्नमेंट को एक वाज़ेह शिकस्त हुई है। वहां 2 दफा से हुकूमत की, और बड़े दावे थे कि हमने वो वहां पे तरक्याती काम किए हैं, लोग बड़े खुश हैं। आज आपने वो खुशी देख ली। सो लोग आज तंग हैं। मुस्लिम जो PTI के साथी हैं वो तो है ही तंग। उनके इत्तेहादी जो है, परवेज लाई साहब का पिछले दिनों इंटरव्यू आपने सुना, MKM की क़यादत से आप इंटरव्यू करते रहते हैं, आप देखते रहते हैं क्या सूरत हाल है। इनकी जमात के अंदर सख्त किस्म का इर्ताश है। इनके लोगों को पता है कल हमें वोट नहीं मिलेंगे, तो जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो अपनी, लेकिन PTI के साथ किसी को नजरियाती वाबस्तगी तो है नहीं। मेजोरिटी में लोग इनके साथ, कुछ लोग थे जो एक नजरिए के साथ आए होंगे, लेकिन मेजोरिटी में तो वही थे जिन्होंने मौसमी हालात देखे और कहा कि जी इस जमात के आने का अमकान है, इधर आ गए, सीटें लेनी थी। अब वो देख रहे हैं कि हमें इनके ऊपर गिरने वाला नजला हमारे ऊपर भी गिरेगा, और हम अगली दफा इलेक्शन लोग हमें वोट नहीं करेंगे, वो लोग अपनी जगह ढूंढेंगे और यकीनन इन हालात से तंग होंगे। तो इसी दबाव के तहत बहुत कुछ हो सकता है, क्यों नहीं। कैसा, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का लंदन में मौजूद असल बयान हल्फी मौसूल होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की पहली समाअत हुई, मगर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की गैर मौजूदगी के बायस असल बयान हल्फी की सील आज नहीं खोली गई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना शमीम के वकील से मुकालमा किया कि आपके क्लाइंट मानते हैं कि अखबार में जो छपा है वो उनके बयान हल्फी के मुताबिक है। 3 साल बाद एक बयान हल्फी देकर इस कोर्ट की साख पर सवाल उठाया गया है। अदालत को तनकीद से घबराहट बिल्कुल नहीं है, मगर राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को मशकूक कर दिया है। ये एक ओपन इंक्वायरी है, ये हमारा एहतसाब है।
बादी नज़र में राना शमीम ने बगैर शवाहिद बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इस पर राना शमीम के वकील ने दलील दी कि राना शमीम का कहना है कि उन्होंने बयान हल्फी किसी को इशाद के लिए नहीं दिया था। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी है कि अदालत सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछेगी। अखबार में इशाद सानवी मामला है, मगर क्या इस कोर्ट के किसी जज पर कोई उंगली उठाई जा सकती है? राना शमीम ने यह भी तासुर दिया कि बयान हल्फी नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। अगर ऐसा है तो क्या बरतानिया में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई? चीफ जस्टिस ने आज मजीद कहा कि हमें अगर मुतमईन किया गया कि इस मामले में तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस डिस्चार्ज कर देंगे। अभी हमने फर्द जुर्म आयद करने या ना करने का फैसला नहीं किया है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी के केस में तौहीन अदालत के मामले की मज़ीद समाअत अब 28 दिसंबर को होगी। तो हमें आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और समाअत हुई। आज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने मिसिंग पर्सनस केस के अदालती फैसलों के खिलाफ वफाक की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि हमने प्रोडक्शन ऑर्डर मांगे थे, वो कहाँ हैं? हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि कमीशन कैसे काम कर रहा है। आपकी रिपोर्ट में कमीशन की तारीफें हैं जिससे हमें कोई सरोकार नहीं है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सिर्फ कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि कमीशन कैसे काम करता है। वफाक ने प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि ये बताएं कि कमीशन प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद कैसे कराता है। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि नजरसानी दरख्वास्त किसके कहने पर फाइल की गई है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लापता अफराद को बाजियाब कराए। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तमाम एजेंसियों को मुतहर्रिक करें। वफाकी हुकूमत के इल्म में आ गया कि कुछ लोग लापता हैं तो उन्होंने क्या किया? आप चाहते हैं कि मामला बस अदालतों में चलता रहे। आप लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर आए जुर्मानों के खिलाफ आए थे, बताएं उसमें क्या खराबी है? अगर कोई शख्स गुमशुदा है तो उसे ढूंढना किसकी जिम्मेदारी है? क्या लापता अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? 5-6 साल गुजरने को आ गए। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। आप ये नहीं कह सकते कि लापता लोग बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले गए। अगर कोई गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस कर गया तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। या तो आप काबीना से मंजूरी ले लें कि हम ये नहीं चाहते कि लापता अफराद को ढूंढा जाए, और तो हमारे पास कोई हल नहीं है। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक का मजीद कहना था कि जबरी गुमशुदगियों का कमीशन आपने बनाया, इस कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जिस पर आपने अमल नहीं किया। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मैं तो अदालत से इस्तदा ही कर सकता हूँ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जवाब पर जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि ये कोई रहम की अपील नहीं है। आप कानूनी नकात पर बात करें। आप जुर्मानों के खिलाफ आए हैं, इस पर केस लॉ पेश कर दें। काबीना अगर कहती है कि इन लापता लोगों को नहीं ढूंढना तो रिट खारिज कर देते हैं। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि GIT कहती है कि जबरी गुमशुदगियों का केस है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुलाम कादिर और उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी केसेस में भी GIT बनी थी। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्म दिया कि हम ऑर्डर करेंगे कि यह मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाए। इस हवाले से मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रवां साल जनवरी में 6 सालों से लापता शख्स गुलाम कादिर केस में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और गोलड़ा पुलिस स्टेशन के SSP और SHO पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया था। जबकि एक और मिसिंग पर्सन उमर अब्दुल्ला के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने साबिक सेक्रेटरी दिफा, साबिक सेक्रेटरी दाखिला और साबिक IG इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस जारी किए थे। थोड़ा हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बात होगी एक और अहम इशू पर। स्टेट बैंक ने नवंबर के महीने के लिए करंट अकाउंट खसारे के आदादोशुमार जारी कर दिए हैं और नवंबर में करंट अकाउंट खसारा 1.91 अरब डॉलर रहा और 5 माह में करंट अकाउंट खसारा 7 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है। स्टेट बैंक पहले ही पूरे साल के लिए करंट अकाउंट खसारे का टारगेट 9 अरब डॉलर से बढ़ाकर 12 अरब डॉलर कर चुका है, मगर मुआशी तज्जियाकारों को खदशा है कि करंट अकाउंट खसारा 15 अरब डॉलर से ऊपर जा सकता है। इसके साथ साथ मुशीर खजाना शौकत तरीन मुतादिद बार कह चुके हैं कि रुपया दोनों सिमत में जाएगा। सट्टेबाजों को वार्निंग भी दे चुके हैं। गवर्नर स्टेट बैंक भी कह चुके हैं और अब स्टेट बैंक ने नए इकदाम भी किए हैं, मगर डॉलर आज भी 178 रुपये से ऊपर ही रहा। और डॉन में शाहिद इकबाल की खबर के मुताबिक दुबई में हवाला ऑपरेटर्स 187 से 189 रुपये पर डॉलर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेज में ऑफिशियल ज़राए से कमी आ रही है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा के मुताबिक हवाला ऑपरेटर्स दुबई में 189 रुपये तक का डॉलर बेच रहे हैं, जिससे बहुत से पाकिस्तानियों का रुझान हवाला के जरिए पाकिस्तान पैसे भेजने की तरफ बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तान में रुपए पर मजीद दबाव आने का खदशा है। खबर के मुताबिक इस साल जुलाई से मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली तरसीलात ज़र में परेशान कुन कमी भी आ रही है। जुलाई में मुत्तहिदा अरब अमारात से 530 मिलियन डॉलर्स आए, अगस्त में कम होकर 512 मिलियन डॉलर्स हो गए, फिर सितंबर में 502 मिलियन डॉलर्स और फिर अक्टूबर में 455 मिलियन डॉलर्स और नवंबर में 452 मिलियन डॉलर्स रह गए। खबर के मुताबिक दुबई में डॉलर महंगा होने की एक वजह यह है
कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक में पाकिस्तान से की जाने वाली दरामदात की अदायगी हवाला मार्केट से डॉलर खरीद कर की जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने और बैरूनी पाबंदियों के बाद डॉलर्स नहीं हैं, इसलिए हवाला मार्केट से डॉलर खरीदे जा रहे हैं, जो रुपए पर मजीद दबाव का बाइस बन रहे हैं। रुपए की कदर मुसलसल गिरने के बाद स्टेट बैंक ने पहले भी पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनीज पर सख्तियां की कि डॉलर्स खरीदने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो और शनाख्ती कार्ड की शर्त हो, मगर अब स्टेट बैंक ने मजीद सख्तियां कर दी हैं, जिसके मुताबिक एक्सचेंज कंपनियां इस बात को यकीनी बनाएंगी कि कोई एक शख्स एक दिन में $10,000 से जायद की करेंसी ना खरीद सके और एक पूरे साल में $1,00,000 से जायद कैश की सूरत में ना खरीद सके। और साथ ही एक्सचेंज कंपनीज इस बात को यकीनी बनाएंगी कि अगर कोई $1,000 से ज़्यादा खरीदे तो वो इस हवाले से दस्तावेज़ात जमा कराए कि वो किस मकसद के लिए डॉलर खरीद रहा है। इससे खदशात भी पैदा हो रहे हैं कि कहीं मजीद पैनिक ना पैदा हो, मजीद लोग अनऑफिशियल तरीके से बैरूनी करेंसी लेने की तरफ ना राग़िब हो जाएं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान से, जिनकी आज मुलाकात भी स्टेट बैंक के ऑफिशियल से हुई है। मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक ने मजीद सख्त इकदाम किए हैं, पहले भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, क्रॉस चेक, इसके अलावा सारी चीज़ें हों, मगर डॉलर नहीं संभल रहा था रुपया। अब क्या संभल जाएगा या आपको खदशा है कि कहीं अनऑफिशियल की तरफ लोग और ना चले जाएं अगर ऑफिशियल इतनी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी? वो मैंने कहा मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, डॉलर बढ़ता गया जो जो इकदाम किए, तो डॉलर के जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं इस वक्त डॉलर काबू में नहीं आ रहा और ये जो है ऊपरी परवास करता जा रहा है। इसके पर काटने के लिए ने आपको नई पॉलिसियाँ इंट्रोड्यूस करानी होंगी। और ये जो आपने स्टेट बैंक ने आज हमारी मीटिंग भी थी, जूम मीटिंग थी डिप्टी गवर्नर अनैस साहब से और उनके जो है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्ट था, तो उन्होंने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी और हमारे खदशात थे वो हमने उन्हें बताया कि देखो तालिबान जब से आए हैं अगस्त में हमारी वर्कर इंडेक्स मुसलसल 10 से 20 करोड़ डॉलर पर मंथ गिर रही है। उसकी गिरने की वजह यह है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है पाकिस्तानी, उस पर यह पाबंदी है पाकिस्तान की तरफ से कि वो एडवांस के तौर पर अपने अकाउंट में डॉलर जमा कराए या उसके अकाउंट में कैश डॉलर आने चाहिए या बाहर से रेमिटेंस आनी चाहिए, तब जाके वो एक्सपोर्ट कर सकता है। अब पहले अफगान जब अमेरिका तालिबान से पहले हर महीने उनकी हुकूमत को और तनख्वाहें देने के लिए डॉलर अमेरिका और नेटो और यूरोप सपोर्ट करता था और $3 अरब हर महीने उन्हें मिलते थे और पाकिस्तान बेचने आते, पाकिस्तान में रेट ज़्यादा था। अब क्योंकि उनके अकाउंट भी फ्रीज हैं और इमदाद भी बंद हो गई है, तो उनके पास डॉलर तो क्या खाने को कुछ नहीं है। तो वो अब हमारी मार्केट से, हमारा एक्सपोर्टर ब्लैक मार्केट से और हुंडी हवाले से ख़रीद के अपने अकाउंटों में शो करता है और वही फिर वहाँ एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है। और हमें इस पॉलिसी को रिवाइज़ करें और या तो इसको बार्टर ट्रेड के साथ करें, क्योंकि डॉलर तो उनके पास है नहीं, तो बार्टर ट्रेड हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की। और दूसरा हमने कहा ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी है, जिससे एक्सचेंज कंपनी का बिज़नेस बहुत ज़्यादा 50% कम हो गया है। इससे पहले जब पिछले साल मैं आपको बताता चलूँ $4.5 अरब एक्सचेंज कंपनियों ने इंटर बैंक में सिलेंडर किया है और $8 अरब टोटल पाकिस्तान में लेके आई थी। तो एक्सचेंज कंपनी का बड़ा रोल है पाकिस्तानी रुपए को मुस्तहकम करने में। क्या एक्सचेंज कंपनीज पूरी तरह इंप्लीमेंट कर रही हैं जो भी स्टेट बैंक ने कवानीन बनाए हैं, या फिर अगर ऑफिशियली इंप्लीमेंट कर रही हैं तो अनऑफिशियली अगर कुछ महंगा 2-3 रुपए महंगा करके पाकिस्तान में भी एक्सचेंज कंपनीज की तरफ से इस वक्त बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त प्रेशर कायम है अपनी जगह पर? नहीं, एक्सचेंज कंपनी देखो जी जितने का डॉलर ख़रीद रही हैं उससे मतलब 1% ऊपर में बेच रही हैं ये। और इंटर बैंक अब 178 है और एक्सचेंज कंपनी का रेट तकरीबन 180 और 81 के दरमियान चल रहा है। लेकिन ब्लैक मार्केट का रेट आज भी जो था 185 के करीब था और वहाँ जो था काबुल में वो 190 और दुबई में 195 रुपये रेट चल रहा था। तो ये सबसे बड़ा दर्द नासूर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तानी रुपये के लिए। आपको लगता है कि इस्तेहकाम कुछ आएगा? इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर इस वक्त वजह यही है जो कि कहा जाता है कि जी स्पेकुलेशन हो रही है और बार बार कहते हैं कि जी अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे भी जाएगा, आपको वो साइंस नज़र आ रहे हैं? अगर दुबई में कोई 187-189 पे जाके डॉलर मिल रहा है पाकिस्तानी रुपए में, देखो जो हमारे इंपोर्ट बिल अभी आपने खुद डेटा पेश कर दिया है। अब $8 अरब डॉलर की आप इंपोर्ट करेंगे तो किस तरह रुपये फिर मुस्तहकम होगा? आपको सबसे पहले तो इंपोर्ट कम करनी होगी। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।